टॉपिक शुरू किया था तो हमने 24 या 25 आपको इसके सब टॉपिक्स बताए थे कि इस के बारे में हम इन बातों के बारे में हम ज़मानत पर गौर करेंगे। पहला पॉइंट था ज़मानत का मतलब क्या है। हम इसके लुग़वी मायने में, हम इसके डिक्शनरी मीनिंग में नहीं जाते, हम आम फहम ज़बान में समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मानत जो है वो मुल्ज़िम को आर्ज़ी तौर पर जेल से या गिरफ्तारी से ज़मानतियों के हवाले कर दिया जाता है, श्योरिटीज़ के हवाले कर दिया जाता है कि और उनको पाबंद कर दिया जाता है, मुल्ज़िम को भी और ज़मानतियों को भी, कि जब भी अदालत इनको बुलाएगी तो आपने इनको पेश करना है। तो हम आगे बढ़ने से पहले मुख्तसर सी वही बात कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक आता है कि जैसे ही कोई मुल्ज़िम गिरफ़्तार होता है, अब गिरफ़्तारी के हैं दो तरीके। एक तरीका ये है कि पुलिस बेलेबल अपना कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी तौर पे उन मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करे। अगर नॉन कॉग्निजेबल में गिरफ़्तार करेगी तो मजिस्ट्रेट से वारंट लेके गिरफ़्तार करेगी। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ़्तार करेगी तो फिर वारंट की ज़रूरत नहीं है, पुलिस किसी तौर पे उसको गिरफ़्तार कर सकती है। और गिरफ़्तार करने के लिए मोस्टली उस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो सेक्शन 54 CRPC में जो 9 शराइत दी गई हैं, उन तमाम शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। उनमें यह है कि अगर किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस का इर्तिकाब किया है, तब पकड़ सकते हैं। कोई मुल्ज़िम अगर इश्तिहारी है तो उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि FIR तो उसके ख़िलाफ़ हो चुकी होगी। या फिर ये है कि बाज़ सूरतों में ऐसा भी हमने देखा था, अरेस्ट का जब हमने लेक्चर किया था, कि FIR नहीं दर्ज हुई लेकिन मुल्ज़िम को उस सूरत में गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन गिरफ़्तार करने के बाद फ़ौरन उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले किया जाएगा या SHO के पास पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद उसका पर्चा दर्ज किया जाएगा। फिर उसके बाद वही तमाम प्रोसीजर 61 के तहत उसको विदिन 24 आवर्स इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी की दूसरी सूरत है कि एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट की दो सूरतें हैं। एक तो सूरत ये है कि किसी मुल्ज़िम के वारंट निकले हों, दूसरी सूरत ये है कि किसी गवाह के भी वारंट निकाल सकती है अदालत के भी, इसको पेश करो अदालत में, और गवाह के अलावा किसी और शख्स का भी वारंट निकाल सकती है कि इसको अदालत में पेश करो। और वारंट उस वक्त निकालेगी अदालत जब पहले उसको बुलाएगी, समन निकालेगी, लेकिन वो समन पे नहीं पेश होता या मुल्ज़िम को बुलाएगी, वो नहीं पेश होता, तो फिर उसकी अपीयरेंस के लिए पेक्योर करने के लिए कि ये हाजिर क्यों नहीं होता, तो फिर अदालत उसके बेलेबल वारंट निकालेगी। अगर बेलेबल वारंट पे भी नहीं आता तो फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट निकालेगी। तो जैसे ही कोई शख्स मुल्ज़िम या नॉन एक्यूज्ड, कोई भी शख्स, कोई दीगर शख्स, हम यूँ कह लेते हैं कि मुल्ज़िम या कोई दीगर शख्स जिसको अदालत ने वारंट की सूरत में बुलाया हो, अगर पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है, अगर तो वो जुर्म है काबिल ज़मानत FIR की मौजूदगी में, तो फिर पुलिस उससे बॉन्ड लेगी, बेल बॉन्ड लेगी और उसको कहेगी कि तुम पाबंद हो जाओगे, कि जब अदालत तुम्हें बुलाएगी तो तुम आओगे। दूसरी सूरत है कि अगर बेलेबल वारंट निकाले हैं, अब देखिए कि कितनी तफसीलात हैं, ये तमाम बेल से रिलेटेड बातें हैं। तो आपको अगर इन बारीकियों का, इन तमाम डिटेल्स का पता होगा तो आपको वकालत में किसी मरहले पर भी ये तमाम बातें काम आ सकती हैं। अगर तो वारंट में लिखा होगा कि इससे बेल ले लो तो उसकी वो बेल ले लेंगे, ज़मानती ले लेंगे। अगर उससे लिखा होगा कि इससे ये नॉन बेलेबल है, उसको गिरफ्तार करो, तो फिर पुलिस उससे बेल बॉन्ड नहीं ले सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसको
वो जिस अदालत ने उसको तलब किया वो अदालत दूर है और उसको नियरेस्ट 61 के तहत विद इन 24 आवर्स किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, तो फिर वो उस अदालत में पेश करके और वो फिर अदालत देखेगी कि इसकी बेल लेनी है या नहीं लेनी। ये तो हो गया कि बेलेबल वारंट में, नॉन बेलेबल वारंट में गिरफ्तारी होती है, या सेक्शन 54 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट गिरफ्तारी होती है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विद वारंट जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। अब गिरफ्तारी के फौरन बाद जमानत का राइट शुरू हो जाता है मुलजिम का। पुलिस का हक शुरू हो जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे मुलजिम से, और मुलजिम का हक शुरू हो जाता है कि उसकी ज़मानत ली जाए। अब ज़मानत का फॉर्म क्या होगा? पहला फॉर्म तो ये है कि पुलिस उसकी ज़मानत लेगी। अब ये मेरे लिए भी बड़ी नई चीज़ थी। मैं कहता हूँ ना कि पढ़ी लिखी वकालत में और सुनी सुनाई वकालत में एक यही फ़र्क है कि पढ़ी लिखी वकालत में जब आप पढ़ते हैं तो नई नई बातें आपको पता चलती हैं। अब देखें, ये बड़ी अजीब सी बात है, बहुत कम जो है वो ये अदालतों में डिस्कस हुई कि पुलिस रूल्स 26 सब रूल 21 के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पुलिस के अख्तियारात शुरू हो जाते हैं ज़मानत पे, और इसमें बड़ी हैरान कुन इसमें बात लिखी गई है कि पुलिस किन सूरतों में मुलजिम की ज़मानत ले सकता है। ये है इसका 26 सब रूल 21। इसके 6 पॉइंट्स हैं, सब सेक्शंस हैं। मैं इसका मेन पढ़ देता हूँ कि कब किस सूरतों में। इसका सेक्शन है कि वन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस कैन गिव गुड एंड सफिशिएंट बेल, द पुलिस shall accept it unless the law requires such person to be brought before the magistrate having the jurisdiction। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो फिर उसको जो है ना बेल ले लेगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 इसका, सब रूल 2 इसका बड़ा अहम है। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 497 सब सेक्शन 1 सिविल CRPC to release on bail a person accused of non-bailable offence not punishable with death or transportation with life, whom he has arrested or detained without warrant. These powers are permissive and not obligatory and should be exercised with caution. The police officer must satisfy himself that the release on bail is not likely unduly or prejudice the prosecution or to followed by the absconding a person prima facie guilty। तो कहने का मेन मकसद है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस रूल्स में उसको 497 CRPC की भी पावर्स दे दी गई। उसका फिर सब रूल 3 है, एन ऑफिसर पुलिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल। अब देखें लफ्ज शैल इस्तेमाल हो रहा है कि लाजमी, in accordance with section 497 subsection 2। अब 497 subsection 2 है केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी के बारे में, कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, अकॉर्डिंग विद सेक्शन 497 subsection 2 CRPC at any stage of an investigation, release on bail or recognizance a person accused of non-bailable offence when it appears that there is not reasonable grounds for believing that a non-bailable offence has been committed by him, although sufficient grounds may exist for further investigation। वहाँ पर इस्तेमाल होता है फॉर फर्दर इंक्वायरी, यहाँ पर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बात वही है कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, कोई डाउट क्रिएट हो गया है, तो 497 सबसेक्शन 2 के तहत पुलिस को भी अख्तियार है। उसके बाद अब वो कहते हैं बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल और रिकॉग्निजेंस। ये मैं पुलिस रूल्स पढ़ रहा हूँ 26 सब रूल 21। द केस ऑफ रिलीज ऑन बेल रिकॉग्निजेंस वेदर अंडर सेक्शन 169 और सेक्शन 497 CRPC, full reason shall be recorded in case diary and the police officer concerned shall preserve the bond form 21 इतने
until it is discharged either by disappearance of the accused person or by the order of the competent court, कि वो उससे जो बेल बॉन्ड लेगा तो उनको प्रिजर्व करेगा, संभाल के रखेगा, और जो बेल लेगा उसकी रीजंस लिखेगा केस डायरी में। अदालत जब लेगी, जुडिशियल ऑर्डर करेगी, तो वो रीजंस लिखेगी अपने ऑर्डर में। पुलिस जब 497 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के तहत अगर लेगी तो फिर वो लिखेगी अपनी केस डायरी में रीजन। उसके बाद 6 इसका बहुत अहम है। नो पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू रीअरेस्ट, अगर उसने पहले ले ली है उसकी जमानत, पुलिस ऑफिसर ने बेल बॉन्ड ले ली है, तो अब उसको वो रीअरेस्ट नहीं कर सकता कि जब चाहे उसको दोबारा गिरफ्तार कर ले। नो पर्सन पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू रीअरेस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन who has been released on bail under section 497 Code of Civil Procedure, कि अगर पुलिस ने 497 के तहत उससे बेल बॉन्ड ले लिया है तो फिर उसको रीअरेस्ट नहीं कर सकती। When rearrest is deemed necessary, अगर रीअरेस्ट बहुत जरूरी होगी तो पुलिस shall apply to the competent court, तो पुलिस जो है पहले competent court को दरखास्त देगी, अप्लाई करेगी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड, बेल बॉन्ड, कैंसिलेशन ऑफ बेल नहीं। ये अहमियत को समझें कि कितना अहम पॉइंट है ये, कि पुलिस को भी 497 के अख्तियारात दिए हैं, लेकिन ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, वो बॉन्ड लेगी। तो यहाँ वहाँ हम 497 जब जुडिशियल में पढ़ते हैं तो फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल होती है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड के लिए वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से कराएगी या खुद नहीं कैंसिल करेगी। कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड एंड द इशू ऑफ अ वारंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 497(5) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इट मीन कि सबसेक्शन 5 में बेल कैंसिल करेगी कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, लेकिन बेल बॉन्ड कैंसिल करेगी अदालत ही ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पुलिस, कि बेल बॉन्ड उसके जब खत्म हो गए जो कि पुलिस ने लिए थे, अब पुलिस को इजाजत मिल जाएगी और वारंट देगी अदालत। अगर वारंट अदालत नहीं देती, सपोज बेल बॉन्ड कैंसिल नहीं करती पुलिस, अब अदालत का इस्तेहकाक शुरू हो गया। पुलिस का इस्तेहकाक उसी वक्त था जब उसने बेल ले ली। अब ये देखें कितनी अहम बात है कि गिरफ्तारी में पुलिस को कि वो तमाम ग्राउंड्स जो कि 497 के तहत अदालत को अख्तियार हासिल हैं, तो वो तमाम अख्तियारात दे दिए कानून ने पुलिस रूल्स के मुताबिक पुलिस अफसर को। देखें कानून कितने मरहलों पर मुलजिम की जमानत पर रिहाई या जमानत पर बेल बॉन्ड पर छोड़ देने को कहता है। तो अब हम जब इसको हमने पढ़ लिया, सेक्शन 169 जो है वो ये कहता है, जिसका इसमें रीजन आई है कि अगर 169 की सीआरपीसी की प्रोविजन का इतलाक होता है। 169 क्या कहती है? 169 कहती है कि जब किसी मुलजिम के खिलाफ इनसफिशिएंट एविडेंस हो, ना मुकम्मल एविडेंस हो, मुकम्मल एविडेंस ठोस शहादत ना हो, पूरी शहादत ना हो, अधूरी शहादत हो, या कोई ठोस शहादत ना हो, तो फिर उन सूरत में भी पुलिस 169 के तहत मुलजिम से बॉन्ड लेके उसको पाबंद करके जब तुम्हें अदालत बुलाएगी तो तुम पेश हो जाना। एक दफ़ा अगर पुलिस ने बॉन्ड लेके मुलजिम को रिलीज कर दिया है तो फिर पुलिस उसको दोबारा अज खुद नहीं पकड़ सकती। कानून ये कहता है, पुलिस रूल्स ये कहते हैं। तो पुलिस रूल्स 26.21 ये कहते हैं कि अगर पुलिस ने एक दफ़ा बॉन्ड ले लिया है और उस मुलजिम को छोड़ दिया है कि भाई तुम्हें जब अदालत बुलाएगी तो आ जाना, तो अगर पुलिस को किसी भी सूरत में उसकी दोबारा गिरफ्तारी की ज़रूरत है तो फिर पुलिस कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्रायल कोर्ट भी हो सकती हैं, अगर चलान नहीं गया तो फिर वो इलाका मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, उसको दरख्वास्त देगी, अप्लाई करेगी और कहेगी, रीजंस बताएगी कि हमें किस रीजंस की बुनियाद पर इसकी रीअरेस्ट चाहिए, और उसकी रीअरेस्ट लेने के बाद फिर उसको अगर अदालत देती है वारंट देगी, इजाज़त तो वैसे नहीं एप्लीकेशन पे दे देगी, अगर दरख्वास्त अलाउड करेगी तो उसके वारंट निकालेगी, नॉन बेलेबल वारंट निकालेगी
क्योंकि बेलेबल वारंट अगर निकालती है तो वो बंदा जैसे ही उसको गिरफ्तार करने जाएंगे वो कहेंगे बेलेबल वारंट है, मैं ये बेल बॉन्ड देता हूं, आप मुझे रिहा करो। तो नॉन बेलेबल वारंट निकालेगी उसके, तो तब वो उसको गिरफ्तार करके तफ्तीश करेंगे, पूछ-गुछ करेंगे, कोई रिकवरी करनी है या कुछ भी करना है। तो अगर मजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट रीअरेस्ट की इजाजत नहीं देती, दरखास्त डिसअलाउड कर देती है, तो फिर पुलिस को ये राइट है कि वो हायर फोरम में जाए और दूसरी तरफ जो है वो वारंट जारी नहीं करेगी, दरखास्त डिसअलाउड कर देगी। तो कहने का मतलब है कि पुलिस को सिर्फ एक ही दफा गिरफ्तारी का हक है। अगर उसकी अदालत से जमानत हो जाती है या पुलिस खुद उसको बॉन्ड लेके रिलीज कर देती है तो फिर दोबारा पुलिस नहीं। अच्छा, अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5, सेक्शन 496 बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंसेस लिखा नहीं है, ये बड़ी हैरान कौन बात है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, लेकिन कोई तो विजडम होगी जिन्होंने ये कानून बनाया। वहां पर अब लफ्ज लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि 169 हमने पढ़ लिया है कि रिलीज ऑफ एक्यूज वन एविडेंस इज डिफिशिएंट, कि कम है शहादत। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे 496, आज हम 496 तक बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में, क्योंकि जल्दबाजी में ये तमाम बातें अमल नहीं, हम एक एक दफ़ा जब आप मेरे साथ एक दफ़ा मिल के पढ़ेंगे और बाद में जब आप इस सेक्शन को जितनी दफ़ा पढ़ेंगे तो ये इसका मतलब समझ आए। इसका टॉपिक है 496 का। आप देखिए, हम इसके पोस्टमार्टम करेंगे कि लफ्ज़ का एक एक हिज्जे करके मैं कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए सेक्शन को। कॉमा, फुल स्टॉप का भी, सेमी कोलन का भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब बदल जाता है, बीच में से कॉमा मिस हो तो पूरे पैराग्राफ का मतलब ही बदल जाता है। इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, इन व्हाट केसेस, यहां पर नहीं है कि ये नहीं लिखा कि बेल शुड बी टेकन इन बेलेबल ऑफेंसेस या बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, बेलेबल ऑफेंसेस नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहां हम आगे पढ़ते हैं। इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन सूरतों में बेल ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि किन सूरतों में बेल ली जाएगी। यहां बेलेबल ऑफेंस का कहीं जिक्र नहीं है। व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि कोई ऐसा शख्स जो कि मुलजिम हो ऐसे जुर्म का जो कि नॉन बेलेबल ना हो, तो इसका प्रेमा फेसाई मतलब यही है कि वो फिर बेलेबल ऑफेंस है। अगर नॉन बेलेबल का मुलजिम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस का है। लेकिन पता नहीं क्यों कि यहाँ लेजिस्लेचर ये भी लिख सकती थी व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस, ये भी कर सकती थी, लेकिन पता नहीं ये क्यों लिखा कि व्हेन एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, चलें, जो भी लेजिस्लेशन है इसको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, दोस्तों से जिक्र करेंगे, तो आप में से कोई दोस्त आप अपने सीनियर से मशवरा करें कि यहाँ पर ये भी तो सिंपली लिख सकती थी कि व्हेन एनी पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस, नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं लिखा लेजिस्लेशन ने। कोई विजडम होगी, वो विजडम हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया है, और डिटेन्ड, या वो डिटेन्ड है। अब वो पुलिस के पास भी डिटेन्ड हो सकता है और वो जेल में भी डिटेन्ड हो सकता है। मैं बताऊंगा कि जेल में कैसे डिटेन्ड, पुलिस के पास तो डिटेन्ड होगा। तो आप उसको जैसे ही उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, आप इलाका मजिस्ट्रेट को FIR के साथ दरखास्त दें कि जी ये बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और आप इसका बेल बॉन्ड दें, और ये क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड, नॉट ड्यूटी बाउंड, इज एम्पावर्ड, उसको ये अख्तियार है कि वो FIR को देख के और उसके ऑर्डर उसके लिख दे कि ये ऑफेंस जो है FIR के मुताबिक बेलेबल है। अगर यही ऑफेंस है, मजीद किसी ऑफेंस का इजाफा नहीं हुआ, तो पुलिस इतने बॉन्ड इसकी जो है इतने बॉन्ड पर हम इसको जमानत पर रिहा करते हैं, और फिर वो बेल बॉन्ड लेके और पुलिस को रोपकार भेज देगी उसकी रिहाई की। और जब वो रोपकार थाने जाएगी तो पुलिस उसको रिलीज फौरन करने के पाबंद है। ये नहीं कि जी हम तो अदालत के पास ले जाके रिलीज करेंगे, नहीं। तो इसका मतलब है कि बेलेबल ऑफेंस में फिजिकल रिमांड के वक्त जमानत नहीं,
गिरफ्तारी के फौरन बाद आप इलाका मजिस्ट्रेट को दरखास्त दें, और क्योंकि पुलिस ने तो विदिन 24 आवर्स पेश करना है, अगले दिन पेश करेगी, वो 24 घंटे पूरे करेगी और वो बदनीयती से पूरे करेगी, वरना तो कानून कहता है 60 CRPC कि फौरन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। तो अब हम देखें, इसका मतलब है कि जब भी उसको अरेस्ट किया गया हो या डिटेन किया गया हो। अब डिटेन का मतलब मैं आपको बता दूं, इसके 2 महीने, या तो पुलिस के पास डिटेन है, रोक लिया गया उसको, या फिर एक मुलजिम को बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया, उसको रिमांड के वक्त पेश किया, उसके पास उससे पूछा हाँ भाई तुम्हारे पास बेल बॉन्ड है, तुम्हें रिलीज किया जाए, वो कहता जी नहीं है, तो फिर अब अदालत उसको छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास बेल का इंतजाम नहीं है, तो पुलिस उसको जुडिशियल लॉकअप में भेज देगी। अब वो जुडिशियल लॉकअप में डिटेन हो गया, अब उसके बाद किसी भी अगले दिन, तीसरे दिन कोई भी उसका बेल बॉन्ड दे देते हैं, उसके लवाहिकीन, उसके रिश्तेदार, दोस्त, तो जैसे ही उसके बेल बॉन्ड जाएंगे तो अब अदालत जेल भेजेगी उसकी रोक का। तो ये डिटेन का मतलब है। अरेस्टेड का मतलब है कि अरेस्ट हो गया और पुलिस के पास है। डिटेन का मतलब कि पुलिस के पास भी डिटेन है या वहां डिटेन है या किसी और जगह पे वो डिटेन है। अच्छा जी, अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट। अब यहां पर है कि विदाउट वारंट। अब देखें, बेलेबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फर्क है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते, जबकि बेलेबल वारंट में बाज़ ऐसा उसकी नोयत है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन है बेलेबल, तो फिर उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार करती है। अब यहां बेलेबल ऑफेंस का कोई जिक्र नहीं आया। अरेस्टेड डिटेन विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इसलिए नहीं आया यहां बेलेबल ऑफेंस का कि अमूमन जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं मोस्टली 99% वो बेलेबल हैं। 3 साल से जो कम सजा के भी हैं जराइम भी, लेकिन वो जो है कॉग्निजेबल भी हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर लफ्ज बेलेबल का नहीं इस्तेमाल। विदाउट वारंट जो है, अगर आप किसी भी मुलजिम को पुलिस विदाउट वारंट इस्तेमाल गिरफ्तार करती है तो इट मीन कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और बेलेबल ऑफेंस में फर्क है। बेलेबल ऑफेंस में वो गिरफ्तार करेगी तो फौरन उसकी वो खुद भी बेल बॉन्ड ले लेगी पुलिस, लेकिन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करेगी और वो बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस उसकी बेल नहीं लेना चाहती तो फिर अदालत उसकी बेल लेगी। क्यों? कि अदालत कहेगी बेलेबल ऑफेंस है और पुलिस ने बेल नहीं ली इसकी, तो हम लेते हैं बेल। तो पुलिस स्टेशन और अपेयर्स। अब अपेयर्स का मतलब बड़ा अहम है। अपेयर्स का मतलब बड़ा अहम है। एक FIR हो गई किसी शख्स के खिलाफ दर्ज और उसके ऑफेंस हैं बेलेबल, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है। अब वो शख्स इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाता है कि जी ये मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, ये सेक्शंस बेलेबल हैं, तो मुझे बेल रिलीज किया जाए। तो अदालत उससे बेल बॉन्ड लेगी और उसको रिलीज कर देगी। और फिर बाद में जब पुलिस अगर उसको पेश करेगी रिकॉर्ड कि जी जब FIR दर्ज हुई थी उस पर तो बेलेबल ऑफेंस ही दर्ज था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसने ये भी जुर्म किया, ये भी जुर्म किया, तो हमने वो जुर्म भी इजाद कर दिए, एडिशन कर दी, और वो जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं, तो इसलिए हमें गिरफ्तार करना है, तो आप उसकी बेल जो है वो कैंसिल करें तो हमें गिरफ्तारी की इजाजत है। तो ये अपेयर का मतलब है। इसके अलावा अपेयर का अगर कोई मतलब है तो वो ये जब अपेयर का लफ्ज 497 में आएगा ना, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि ये अपेयर का लफ्ज प्रीअरेस्ट बेल के लिए है। ये प्रीअरेस्ट बेल के लिए है। क्यों? कि 497 में बाकी तमाम बातें जो हैं वो अरेस्टेड, डिटेन, ब्रॉड बिफोर द कोर्ट तो आ गई कि गिरफ्तार है वो बंदा, लेकिन एक लफ्ज वहां भी अपेयर इस्तेमाल हुआ है जो कि मेरा व्यू है, मैं भी गलत, लेकिन मैं तमाम दोस्तों को इसकी दावत देता हूं कि 497 में भी लफ्ज अपेयर इस्तेमाल हुआ।
तो अपेयर का क्या मतलब है कि एक शख्स अदालत के सामने आता है और कहता है कि जी मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है और तमाम ऑफेंस तो है नॉन बेलेबल, लेकिन मैं बेगुनाह हूं, तो मुझे जो है ना वो अदालत उसको प्री अरेस्ट बेल लेगी। इनकार तो जब अपेयर हो गया तो अदालत उसको फिर जो है छोड़ तो नहीं सकती, क्यों कि वो अदालत की उसमें कस्टडी में आ गया है। ठीक, तो फिर अदालत उसको क्या करेगी, या तो उसको गिरफ्तार करके वारंट बना के जेल भेज देगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर पुलिस आएगी और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी इजाजत लेगी। तो फिर जब अपेयर हो गया तो फिर अदालत को अख्तियार है कि उसकी बेल ले। उसके बाद फिर हम उसको जोड़ेंगे एक और सेक्शन के तहत जो बड़ा यूनिक सेक्शन है कि फिर उसकी इंटरम बेल किस सेक्शन के तहत लेगी। हम प्री अरेस्ट बेल को लेते हैं कि ये 498 के तहत है, हालांकि 498 की जब हम वर्डिंग पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज तक मुझे कोई दोस्त, मुझे 36 साल हो गए वकालत में, मैंने इतने दोस्तों से ये सवाल किया है कि 497 में जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अपेयर बिफोर द कोर्ट, अरेस्टेड, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, डिटेन बिफोर द कोर्ट, प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, और उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अपेयर बिफोर द कोर्ट। तो अपेयर बिफोर द कोर्ट तो वो फिर खुद से ही आया ना अदालत के सामने। तो कोई शख्स जब खुद से अदालत के सामने पेश हो गया है तो फिर अदालत उसकी बेल ले सकती है। 497 उसको अलाउ करता है कि बेल ले सकती है। तो ये होगी प्री अरेस्ट बेल कहलाई जाएगी। क्यों कि 497 में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इट इज अ बेल आफ्टर अरेस्ट बेल। 497 में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इट इज फॉर आफ्टर अरेस्ट बेल। वहां पर लिखा हुआ है कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो अब हम इसको जरा मुकम्मल कर लेते हैं। 496 ये बड़ा अहम सेक्शन है। एंड इज अपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन पर्सन, वाइल इन कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, सॉरी अपेयर्ड नहीं प्रिपेयर्ड, कि वो उसको जब अदालत में पेश करते हैं बिफोर अ कोर्ट, अपेयर है या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। अगर वो अपेयर हुआ है तब भी अगर वो प्रिपेयर्ड है, अगर वो खुद से अपेयर हुआ है और वो तैयार है कि बेल बॉन्ड देने को, प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, कि जी मैं बेल बॉन्ड देता हूं, मैं बेल देता हूं, कॉमा सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, सच पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल। अगर वो मुजरिम है ऐसे जुर्म का जो कि नॉन बेलेबल नहीं है, यानी कि बेलेबल है, तो फिर उसको शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। लाजमी, यहां पर ऑप्शन नहीं है कि अदालत इनकार कर दे। हाँ, एक सूरत है अपने आप के सामने रखता हूं कि बेल तो ठीक है जी, वो ऑर्डर कर दिया उसने बेल का, अब उसके बाद जमानती नहीं है, श्योरिटीज नहीं है। अब देखिए कि यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि विद श्योरिटीज, यहां पर लिखा है कि रेडी टू गिव बेल, तो उसका जाती मुचलका भी हो सकता है। लेकिन अगर अदालत समझती है कि विद श्योरिटी, हालांकि यहां पर श्योरिटी का लफ्ज ही नहीं है, नो 497 में भी श्योरिटी का लफ्ज नहीं है। हमारी अदालतें धड़ाधड़ के जमानती लाओ, जमानती लाओ, जमानती लाओ। हम लेजिस्लेशन से बाहर नहीं जा सकते। जब लेजिस्लेशन ने श्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बेल बॉन्ड का इस्तेमाल किया, तो बेल बॉन्ड तो मुलजिम का अपना भी हो सकता है, जिसको हम जाती मुचलका कहते हैं, और उसमें वो मुलजिम लायबल है, उसकी जदाद से भी वसूली अटैचमेंट हो सकती है। लेकिन हमारी अदालतें इन बातों पे गौर ही नहीं देती कि भाई एक बंदा आया है, आप समझते हैं कि इसको बेल पे रिलीज करना चाहिए, आप उससे जाती मुचलका लें और उसका रिलीज ऑर्डर पास कर दें या उसको रिलीज कर दें। तो यहां पर तो लफ्ज इस्तेमाल आगे मैं पढ़ूंगा 497 में भी है कि विदाउट श्योरिटीज, हम श्योरिटीज लिए जा रहे हैं, और यहां भी बेलेबल में भी है कि विदाउट श्योरिटीज, लेकिन हम श्योरिटीज लिए जा रहे हैं। तो क्या है कि शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि ऑफ सच कोर्ट टू गिव बेल, कि वो कहता है कि मैं बेल देता हूं जी, मैं बेल बॉन्ड भर देता हूं जाती मुचलका, तो अदालत इज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। यहां पर श्योरिटी का लफ्ज नहीं है। प्रोवाइडेड दैट such officer of the court, if he or it thinks fit, may instead of taking bail, कि वो बेल नहीं लेती है फ्रॉम सच पर्सन,
कि बेल नहीं लेती, कहती नहीं तुम्हारे खिलाफ तो केस ही कोई नहीं है, कि वो अगर वो मुनासिब समझती है कि वो बेल नहीं लेगी, क्या करेगी, कॉमा डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, वो उसको डिस्चार्ज कर देगी मुकदमे से बॉन्ड लेके। और यहां भी लफ्ज बॉन्ड है, श्योरिटीज नहीं है, और स्पेसिफिकली लिखा है कि एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज, उसको डिस्चार्ज भी अगर करेगी तो विदाउट श्योरिटीज करेगी, और अगर उसकी बेल लेगी तो वो भी विदाउट श्योरिटीज करेगी। हमारी अदालतें मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, श्योरिटीज दो जी, जमानती दो जी, और जदाद लिखो जी, और ले के आओ जी, और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट तक हो रहा है। मैं 514 आपको पढ़ूंगा कि अगर बेल बॉन्ड जो है वो कन्फिस्केट हो जाए तो फिर हम जदाद तो उसकी कुर्क कर ही नहीं सकते, उसकी मूवेबल जदाद कुर्क कर सकते हैं, नॉन मूवेबल तो कुर्क ही नहीं, लेकिन हम नॉन मूवेबल जदाद के सबूत लेते हैं, फर्द मलकियत लाओ जी, रजिस्ट्री लाओ जी, उस पर ठप्पे लगा देते हैं जो कि कुर्क ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब 497 में सब जगह लिखा हुआ है कि विदाउट श्योरिटीज। मुझे एक साहब कहने लगे कि जी अदालत ने इसको इंटरप्रेट किया। मैं कहा अदालत तो तब इंटरप्रेट करे जब कानून में इबहाम हो या कानून में स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं दी गई और अदालत उसका रास्ता निकाले, या अदालत दो मायने हो मुबहम हो बात, तो फिर अदालत इंटरप्रेट करे। जब यहां पर बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो उससे बॉन्ड लेके डिस्चार्ज कर देगी या उसको बॉन्ड लेके बेल पे रिलीज कर देगी, और अगर बॉन्ड लेगी तो विदाउट श्योरिटीज लेगी, तो फिर कैसे आप श्योरिटीज मांगेंगे उससे? जमानतनामा जामिन का और है और जमानतनामा मुलजिम का और है। वो पर्सनल बॉन्ड कहलाता है जो मुलजिम से लेते हैं, जो कि इसमें जिक्र है कि उससे पर्सनल बॉन्ड लेगी, गो के पर्सनल बॉन्ड नहीं लिखा, बॉन्ड लिखा हुआ है। अगर श्योरिटीज का लाभ नहीं है तो समझो फिर मुलजिम का बॉन्ड है। अच्छा जी, विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, कि अगर जब भी उसको अदालत बुलाएगी तो उसको पेश होना पड़ेगा। डिस्चार्ज कर दिया अब उसको। अब डिस्चार्ज के अलग मायने हैं और बेलेबल ऑफेंस में बेल पे रिलीज करने के अलग मायने हैं। तो आपने आज तक शायद इस डिस्चार्ज के कंसेप्ट को ना पढ़ा हो और ना आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा हो कि श्योरिटीज की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप जमानत पे किसी को रिलीज करते हैं तो विदाउट श्योरिटीज है। और यहां पर आपको एक और मजे की बात बताऊं, देखिए 496 और 497 सीआरपीसी में है ना, तो इसके आखिर में जो आपका सेकंड शेड्यूल शुरू होते हैं ना, तो वहां पर फॉर्म दिए हुए हैं। तो वहां पर 496 और 497 के तहत कोई फॉर्म बेल बॉन्ड का फॉर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 496 में और 497 में बेल बॉन्ड विद श्योरिटीज का जिक्र नहीं है, पर्सनल बॉन्ड का है। पर्सनल बॉन्ड आप ले सकते हैं मुलजिम से, जिसको जाती मुचलका कहते हैं, कि तुम इतने का मुचलका दो कि अगर तुम पेश ना हुए तो तुम्हारी जायदाद से इतनी रकम हम कुर्क कर ली जाएगी। तो अब प्रोवाइजो है इसका, तो ये डिस्चार्ज भी हो सकता है बेलेबल ऑफेंस में, और बेलेबल ऑफेंस में वो बेल पे रिलीज भी हो सकता है। तो इसके तहत उसको जेल नहीं भेजेगा मजिस्ट्रेट अगर बेलेबल ऑफेंस है, तो उसके फौरी तौर पे उसकी जो है बेल ऑर्डर उसके निकाल देगा। अगर वो पुलिस के पास अरेस्ट में है तो वहां भी अब श्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप दरखास्त दें कि जी बेलेबल ऑफेंस है और मुलजिम बेल देने को तैयार है, तो वो जनाब मुलजिम को तलब करें और उसको वो तलब भी कर सकता है और उसको वैसे भी बॉन्ड लेके और उसकी रिहाई का ऑर्डर कर सकता है और उसको डायरेक्शन दे सकता है कि तुम अदालत में पेश होना। या श्योरिटीज है नहीं लेकिन जो है वो उसको, तो इसका मतलब है कि कानून ने हर मरहले पर मुलजिम को उसकी लिबर्टी को जो है वो सेफ गार्ड किया है, लेकिन हम उसको नहीं। अब प्रोविजो पर पढ़ लेते हैं, 2 लाइनों पे है, फिर 497 हम अगली किस्त में पढ़ेंगे बड़ी तफसील से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect the provisions of section 107 subsection 4 और सेक्शन 117 सबसेक्शन 3। ये 107 की कार्रवाई है। जब आप किसी को आवारागर्दी में पढ़ते हैं वो कहते हैं कि इसमें इसका इतलाक नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सेक्शन, जो कुछ ऊपर 496 में कहा है इसका इतलाक 107 के तहत अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं या
117 सब सेक्शन 3 के तहत किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है, वैगाबॉन्ड को, इश्तिहारियों को या आवारागर्दी में लोगों को, तो उसमें इसका इतलाक नहीं होगा। उसका अलग प्रोसीजर है कि पुलिस उनको कैसे पाबंद करती है। तो ये हमने 496 पढ़ा और इसमें बहुत सी बातें अगर जवाब तलब हों तो आप ज़रूर मुझे सवाल भेजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा और इतनी ही डिटेल से हम करें, सरसरी तौर पे तो मैंने बता दिया, लेकिन आप देखें आज आपने जितने इसके पहलुओं पे आपने आज गौर किया है कि 496 में कभी आपने इतने पहलुओं पर गौर किया है, तो मेरा ये सवाल है दोस्तों से कि इस पे ज़रा सोचें और इस पे अमल दरामद करें। हम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और से भी इस्तदा करेंगे कि इसको ज़रूर इंटरप्रेट करें कि 496 का जो है उस कानून के मुताबिक जो कि CRPC में दिया गया है वो इतलाक क्यों नहीं हो रहा। तो बेशुमार लोग जेलों से रिहा हो सकते हैं अगर कानून के मुताबिक उसका, जैसे कानून कहता है कि उसका पर्सनल बॉन्ड लेके उनको रिलीज कर दिया जाए, तो वो तो पाबंद हैं। अगर आपने श्योरिटी भी ले ली है और वो मुलजिम नहीं आता तो तब भी तो आप पुलिस को कहेंगे ना, उसको इश्तिहारी करके उसके वारंट निकालेंगे। तो अगर वो जाती मुचलका देख के और अदालत में आता रहता है, इश्तिहारी तो बहुत कम लोग होते हैं, तो वो जेल पे तो बर्डन नहीं बनेगा, अपने बच्चों को तो पाल सकेगा, बदनामी का बायस तो नहीं बनेगा, जवान बच्चियां तो नहीं सुनेंगी जब तक वो रिहा नहीं होता लोगों से कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ तो जेल चला गया। ओए होए, उनके तो रिश्ते बेचारियों के बर्बाद जवान बच्चों के कि जी जेल चला गया। तो अदालत कहती है, कानून कहता है कि उसको आप पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर सकते हैं, विदाउट श्योरिटीज उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पाबंद करना है कि अदालत पेश हो। अगर अदालत में नहीं आता तो फिर आप उसके साथ जो कानून कहता है सलूक करें। और आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय